देखो क्या होता है, एएस नंबर 19 है तो इंटेंशन देखा जाता है। तो जैसे मान लो कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस 10% डिवेंचर क्रेडिटर, फिक्स फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स 25 लाख, करंट डेप्ट रेशियो, इक्विटी डेप्ट रेशियो, सेल्स टू द फिक्स एसेट रेशियो। तो मान लो कि ना जैसे कार है, तो कार ना अगर हम बैंक से ख़रीदने जाते हैं तो बैंक हमको लोन देता है, बदले में हम कार खरीदते हैं। लेकिन मैं जाके बोलूँ कि बैंक तुम ही कार खरीद लो और उसे ना हम मुझे लीज़ पे दे दो, और लीज़ पे जब मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो इंस्टॉलमेंट उतना ही रखना जितना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहेगा उतना। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो रेंट तो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है, और लोन तो लिया ही नहीं, तो फिजिकल एसेट्स आएगी नहीं। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो उतना ही का उतना ही रहेगा। सेल्स टू फिक्स रेशियो तुम्हारे बढ़ेगा, जिससे कि तुम ना मिसगाइड कर सकते हो लोगों को। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, सारे के सारे एसेट्स में रहती है, मैंडेटरी नेचर है। और प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, किस पे एक्सक्लूजन रहता है, रिलेटेड टू लैंड्स में, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स पे, पेटेंट कॉपीराइट्स पे, और लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, इस पे एएस नंबर 19 नहीं लगता है। मीनिंग ऑफ लीज एग्रीमेंट होता क्या है, लीज एग्रीमेंट होता है कि लेसर ना राइट टू यूज़ ऑफ द एसेट्स देता है और उसके बदले लेसी ना कंसिड्रेशन देता है। वो पूरा सीरीज़ में भी दे सकता है या लमसम में भी दे सकता है। ऑपरेटिंग लीज पेमेंट क्या होता है, जो कि फाइनेंसिंग लीज नहीं होती है, वही ऑपरेटिंग लीज होती है। फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंसिंग लीज जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या होते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसे फाइनेंस लीज कहते हैं। द कंडीशन टू फुलफिल टू कंसीडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट एज अ फाइनेंस लीज, क्या क्या कंडीशन है। पहला होना चाहिए कि वो कवर करता है मेजर पार्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ। मतलब कि अगर 10 साल है तो तुम 5 साल के लिए, उसकी लाइफ 10 साल है तो 5 साल के लिए तुम लीज पे दे दिए तब। इफ़ लेसी इज़ बाउंड टू एक्वायर द लीज एसेट्स एट द एंड ऑफ द, ये कहा जाए कि तुम 10 साल के 5 साल ले रहे हो, 5 साल बाद कुछ नॉमिनल वैल्यू दे करके तुमको वो एसेट्स लेनी ही होगी, तो वो फाइनेंस लीज होगा। जब लीज एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो 1 रुपये में हम तुम्हें दे देंगे। इफ़ लीज हैज़ एन ऑप्शन टू एक्वायर, मतलब लेसी के पास ऑप्शन है एक्वायर करने का। तो यहाँ पे है बाउंड टू एक्वायर करना, यहाँ पे ऑप्शन टू एक्वायर करना। और जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जब जैसे कि फ्यूचर में तुम प्रेजेंट वैल्यू उसका 1 लाख है और फ्यूचर में तुम 5 साल बाद उसको 1 साल बाद उसे 1,10,000 रुपये दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम उसको एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ही पेमेंट कर रहे हो, तो वो एज अ फाइनेंस लीज ही ट्रीट होगा। इन द नेचर ऑफ द एसवेटी, वही बंदा यूज, मतलब तुमने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन की डिमांड की है कि जो तुम्हारे पार्टिकुलर है और तुम कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कि वो फाइनेंस लीज ही है। एम्बुलेंस, अब तुम एम्बुलेंस की गाड़ी तुम लिए हो, उसमें स्पेसिफिकेशन किए हो, तो तुम जब एंड ऑफ द लीज पीरियड में तुम किसी को बेच ही नहीं पाओ, तुमको उसी बंदे को देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से फाइनेंस लीज हुआ कि नहीं। ऐसी लीज एग्रीड है जो कि क्या होता है, नॉन कैंसिलेबल लीज है। इफ़ एनी लीज राइट टू एक्सटेंड द लीज कॉन्ट्रैक्ट, अगर लेसी के पास राइट है तो एक्सटेंड करने के लिए, और लेसी विल बियर ऑल दी लॉसेज रिगार्डिंग द लीज एसेट्स, तो वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे फाइनेंस लीज में आएंगे। तो मिनिमम लीज पेमेंट जो क्या होता है लेसी को देना पड़ेगा, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो देखो 50 मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या, लीज रेंट कितना है 135,000 फॉर द 5 ईयर, मतलब 1 साल, मतलब 500 साल में सेम है, तो उसको ना तुम एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ रहा है। और ये क्या है, तुम्हारा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइनेंस लीज हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट दिया, तो तुमको ऐसे ऐसे ईयर पे करके लेना है। लीज रेंट लोगे, फिर उसके बाद से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एमएपी, अब ये इतना आ रहा है और तुम्हारा कितना है 10 लाख है। फेस वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो ये तो कम है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आता है अकाउंटिंग ऑफ द ऑपरेटिंग लिस्ट। देखो लेसी क्या करेगा, वो तो पे करेगा, और लेसर क्या होगा, उसको मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लेसी ना टू बैंक
दे रहा है लीज रेंटल को, और यहाँ पे लेसर क्या होता है, उसको पैसा मिल रहा है तो बैंक और टू लीज रेंट, और लीज रेंटर कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेसर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में जाएगा, लेसी के लिए डेबिट में जाएगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ये रिकॉग्नाइज होगा ऑन दी एसएलएम बेसिस एज फॉलो। एसएलएम बेसिस क्या होता है, टोटल लीज रेंट डिवाइडेड बाय फिक्स ड्यूरिंग द लीज पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स। जैसे ये पूरा का पूरा लीज रेंट है, इसको डिवाइड कर दोगे 3 से, तो 1 लाख तुम्हारे प्रॉफिट में हर साल तुम्हारा क्या होगा, भले ही तुमने कितनी भी एंट्री हो, ये 1 ही लाख रुपए जाएगा हर साल। तो ये एसएलएम बेसिस कब करते हैं, जब तुम्हारा क्या होता है, जब सेम एसेट्स हो और सेम बेनिफिट हो। मतलब तुम कार ही लियो, 3 साल के लिए तुम्हारी कार ही अलग अलग चेंज नहीं हुआ है, और कार से बेनिफिट भी सेम होगा, सेम एसेट्स तो सेम बेनिफिट, तो एएस बोलता है बेनिफिट सेम मिल रहा है तो खर्चे अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो इसमें लीज रेंट तुम कितना पे कर रहे हो, पहले में 125,000 पे कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो तुम्हारा 1 लाख जाएगा। तो मतलब कि ये जो तुम्हारा 25,000 है, तुम एक तरीके से तुम प्रीपेड कर रहे हो, प्रीपेड। फिर लीज रेंट तुम कितना पे कर रहे हो, 50,000 पे कर रहे हो, लेकिन तुमको पे, और तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारा कितना जा रहा है, 1 लाख। 1 लाख जा रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम जो प्रीपेड, और तुमने पहले प्रीपेड कितना कर लिया, 25,000, तो और बाकी का बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा और तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता तो वो तुम्हारा एक्यूरेट रेंट या रिसीवेबल रेंट हो जाता है या एडवांस रेंट हो जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मशीन में है और अगर उसका बेनिफिट अलग अलग है तो उसे एसएलएम में नहीं, अलग अलग बेनिफिट है तो एसएलएम से तो नहीं करोगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या होता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द लैंड। वी शुड नॉट कंसीडर द एसएलएम अंडर द ऑपरेटिंग लीज इफ़ वी एलोकेट द रेंटल ओवर द लीज पीरियड ऑन सिस्टमेटिक एलोकेशन। तो वो, और एलोकेट करोगे किसके, इन द रेशियो ऑफ द एज्यूम्ड इनकम पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ना तुम्हारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही कर लोगे, मतलब 50 80 20 को डिवाइड कर दोगे 3 से, तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर CFAT गिवन, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तुम्हारी गिवन है, तो तुम उसको राइट ऑफ करोगे 5:3:2 के रेशियो में। तो 50,000 80,000 20,000 को जोड़ोगे तो ये 1,50,000 आएगा, तो 1,50,000 को 5:3:2 के रेशियो में तुम रिकॉग्नाइज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। वही है कि पहले तो पे किया और 50,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस में 75,000 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आउटस्टैंडिंग चला जाएगा 25,000, फिर वही आउटस्टैंडिंग यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। फिर और 45,000 का तुम पे कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुमने पे किया है 80,000, लेकिन 45,000 तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है आउटस्टैंडिंग। तुम, इसका मतलब क्या होता है, प्रीपेड लीज रेंट तुम्हारा 10,000 है, और यही प्रीपेड लीज रेंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। देखो उसके बाद आता है इंक्रीज इन रेंटल ड्यू टू दी जनरल इन्फ्लेशन। अगर क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन के कारण, तो एसएलएम बेसिस पे कैलकुलेशन अवॉइड कर दोगे। अगर लीज रेंटल, अगर मतलब कि इन्फ्लेशन के कारण लीज रेंटल क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको एसएलएम बेसिस पे कंसीडर नहीं करोगे, और एक्चुअल लीज रेंट शुड बी टेकन एज एन एक्सपेंस, एक्चुअल लीज रेंट ही एक्सपेंस लिया जाएगा। अगर अगर मतलब इन्फ्लेशन के कारण, तो एसएलएम बेसिस को क्या करोगे, एसएलएम बेसिस को इग्नोर कर दोगे, और इट कैन बी सेट, अगर आई शुड कंसीडर एसएलएम रेंट, कंसीडर करेंगे एसएलएम रेंट इफ़ रेंट आर इंक्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द अदर फैक्टर। अगर इन्फ्लेशन के कारण नहीं, अदर फैक्टर के कारण हो रहा है, तब एसएलएम बेसिस पे कंसीडर करेंगे, नहीं तो क्या कहते हैं, हम एक्चुअल लीज रेंटल टेकन एज एन एक्सपेंस लेंगे। तो यही है लीज रेंटल टेकन, तो वही किया है कि लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि लेसी कर रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट। देखो 50,000 50,000 55,000 और 60,000, 55,000 और क्या होता है 60,000। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग लीज, क्या होता है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो देखो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का तो सेम करोगे एसएलएम और सिस्टमेटिक एलोकेशन के बेसिस पे। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का
कुछ नहीं करना है उसको, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, जिस ईयर में हो रहा है उसी ईयर में रिटर्न ऑफ हो जाएगा। कंटिंजेंट रेंट ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है, फ्यूचर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, विच इज़ नॉट फिक्स एट द टाइम ऑफ द इंसेप्शन लीज बट इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्यूचर इवेंट। सच फैक्टर मे बी इन फॉर्म ऑफ द परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ आउटपुट एंड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। तो देखो पहले तो आ रहा है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड 30,000, तो इसको क्या करोगे, एसएलएम के बेसिस पे लोगे। तो यहाँ पे देखो 30,000 को एसएलएम के बेसिस पे लिया गया है, 50,000, 80,000, 20,000 और प्लस 30,000, तो इसको किया गया। फिर उसके बाद से क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब ये सेकेंड ईयर में हो रहा है तो सेकेंड ईयर में जा करके तुम राइट ऑफ कर दोगे, तभी तो ये फर्स्ट ईयर का है। और कंटिजेंट रेंट 10% ऑफ सेल है, तो लेसी तो पे करेगा, तो कंटिजेंट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंटिजेंट रेंट, कितना, 10% ऑफ द सेल्स। 10% ऑफ द सेल्स कितना है, फर्स्ट ईयर का तो तुम्हारा 10% 20,000 है, सेकेंड ईयर में तुम्हारा 30,000 हो जाएगा, तो यही देखो 20,000, 20,000, और ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय द लेसी 30,000, तो 30,000 ये, और फिर जो लीज रेंट आता है कितना पे किया, 50,000, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पहला ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट कितना जाएगा, 50, 60, 70, 80, 80 जाएगा, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जा रहा है, 60,000 जा रहा है। तो बाकी का जो 30,000 है वो तुम्हारा जब प्रीपेड हो जाएगा, और जब वो करोगे सेकेंड ईयर बनाओगे तो प्रीपेड का क्रेडिट में चला जाएगा। तो यही है, और यहाँ पे तुम्हारी एंट्री दे रखी है कि हाँ जब ये लेसर के लिए तो मिलेगा उसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेसी पे करेगा, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्क्लोज़र में क्या है, डिस्क्लोज़र में वही है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हो रहा है, फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन क्राइटेरियाज क्या है, देख लेना एक सब। अकाउंटिंग फॉर द फाइनेंस, अकाउंटिंग फॉर द फाइनेंस, मान लो ये कार तुमने लीज पे दी है, तो एंड ऑफ दी ना लेसी ने गारंटी दे दी कि वो 50,000 में ले लेगा, और थर्ड पार्टी ने ये गारंटी दी कि वो 60,000 में ले लेगा, और 2 लाख तुमको पर एनम लेसर, लेकिन इसका मानना है, लेसर का मानना है कि इसकी रेसिडुअल वैल्यू 90,000 है। तो देखो, तो गारंटी कितनी होगी, 2,60,000 तो तुमको मिल ही जाएंगे ना गारंटी में। लीज रेंट इतना हो गया, गारंटी रेसिडुअल वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, 60,000। तो देखो लेसी में तुम्हारा ना गारंटेड वैल्यू आता है, अनगारंटेड वैल्यू तुम्हारे लेसर में आता है, लेसी में नहीं आता है, और एमएलपी ना तुम्हारा लेसी में आता है, लेसर में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनगारंटीड वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर तो 30,000 तुम्हारी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगी। एमएलपी में क्या होता है, एमएलपी में तुम्हारा लीज रेंट प्लस जीआरवी से बनता है एमएलपी। तो एमएलपी में तुम्हारा लीज रेंट प्लस जीआरवी से तुम्हारा क्या बनता है, एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट, और मिनिमम लीज पेमेंट तुम्हारा लेसी में ही होगा, लेसर में नहीं होगा। अनगारंटीड वैल्यू तुम्हारा लेसर में होगा। तो अनगारंटेड वैल्यू कैसे आता है, रेसिडुअल वैल्यू में से तुम्हारा गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दोगे तो तुम्हारा अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू आ जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये लेसर में आता है, तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ और ऐड हो जाती है, मिनिमम अनगारंटेड रेसिडुअल, लीज एंड जीआरवी प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, तो ये हो जाता है। देखो जब भी तुम डेप्रिसिएशन निकालते थे तो आज कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, रेसिडुअल वैल्यू तुम्हारा 1,00,000 है, तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे फेल हो रहा है ना प्रूडेंस, क्योंकि प्रूडेंस क्या बोलता है कि बेनिफिट को इग्नोर करेंगे, लॉसेस को कंसीडर करेंगे फ्यूचर के, तो यहाँ पे तो तुम बेनिफिट को भी कंसीडर कर रहे हो। क्यों, क्योंकि प्रूडेंस, तो ये तो तुमने मैम से पूछा ही नहीं था, तो यहाँ पे प्रूडेंस का वायलेशन हो रहा है। लेकिन जब जब भी देखो सर ये बताएं, जब भी एस्टिमेशन आता है तो प्रूडेंस को ध्यान में नहीं लिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम पास जाते जाओगे तुम्हारी ये फिगर ना एक्चुअलिटी क्लियर होती होती जाएगी, और ऐसे ही सेम तुम्हारी अनगारंटेड में भी होता है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब तुम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू में लेते आओगे, और वो प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है तुम्हारे फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट्स के इक्वल हो, तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो मिनिमम लीज पेमेंट गारंटेड, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट में 2 चीज़ आते हैं, लीज रेंटल और जीआरबी, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे तुमने किया है, और इन दोनों का लोअर जो वो तुम कंसीडर करोगे, ठीक है। और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, प्लांट ऑन लीज होल्ड टू लीज लाइबिलिटी, ठीक है। जीआरबी देखो यहाँ पे 10,000 है,
तो तुम क्या होता है, एक तो तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो और एक कंपाउंडिंग करते हो। तो जब भी देखो लीज रेंट जब भी होता है तो जो तुम जिसके पास इफेक्टिव कंट्रोल होता है उसी को डीम्ड ओनर मान करके हम उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो मान लो लेसी को डीम्ड ओनर मान लेंगे और उस पर तुम क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, 4 साल का था ना। और डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जब उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। तो जैसे 4 साल के लिए तुम्हारे 50,000 था, 50,000 अब उसका जब डिस्काउंटिंग करोगे तो तुम्हारा ये आएगा। और उसमें से माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। तो ये ना तुम्हारा एक्सक्लूडिंग डिस्काउंटिंग मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो मतलब तुम्हारा ये आ रहा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी तुम की हो, इससे की हो, तो मतलब ये क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो फिर तुमको बाद में लीज लायबिलिटी में जाकर के इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करो कि 10%, 10% किसका, लीज एसेट्स का करोगे, किसी और का मत कर देना 10% ऑफ लीज। पहले तो लीज क्या होता है, लीज होल्ड अकाउंट डेबिट, प्लांट ऑन लीज होल्ड अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, तो प्लांट एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका इंटरेस्ट इस पे निकलेगा, तो बैलेंस सी डी ऐसे बचते बचते आ जाएगा। तो जो AS 90 नहीं फॉलो करते थे वो PNL में कितना जाते थे, 50,000 50,000 50,000 50,000, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था, तो वो भी 2,10,000। जो AS 19 फॉलो करते हैं उसमें कितना जाता है, उसमें जाता है तुम्हारा क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट प्लस डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट प्लस डेप्रीसिएशन, लीज इंटरेस्ट प्लस डेप्रीसिएशन, तो ये भी 2,10,000 आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि लीज़ रेंट नहीं मानोगे उसे, हम मानेंगे उसको इंस्टॉलमेंट मानेंगे, और इंस्टॉलमेंट में जितना इंटरेस्ट है उसको हटा करके अकाउंटिंग करेंगे, जितना इंटरेस्ट है उसको हटा करके अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग तो इतनी का ही करोगे हटा करके, जितना इंटरेस्ट है उसको हटा करके अकाउंटिंग करोगे। और एसेट्स की ओनरशिप तुम जो इंटेंशन क्या कहते हैं, जो यूज़ कर रहा है उसको मान करके उस पर डेप्रिसिएशन लगा दोगे। और कभी भी अकाउंटिंग के अंदर डिस्काउंटिंग होती है अकाउंट्स के अंदर, और अकाउंटिंग करते समय उसकी कंपाउंडिंग भी होगी, मीन्स इंटरेस्ट उसके उसके बार बार क्या होता है, प्लस होगा। तो वही बोल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू आज है, फ्यूचर वैल्यू उसका 1,10,000 है। तो इसमें तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो तुम माइनस इंटरेस्ट कर दोगे तो डिस्काउंटिंग हो जाती है। और यही तुमको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है तो तुम उसको क्या कर देते हो, प्लस इंटरेस्ट कर देते हो, तो वो तुम्हारी क्या हो जाती है, कंपाउंडिंग हो जाती है। बुक ऑफ द लेसी करोगे तो क्या होता है, लीज रेंट और क्या होता है, गारंटी रेसिडुअल वैल्यू को तुम प्रेजेंट वैल्यू पे करोगे तो इतना आ गया, इतना आ गया। फिर उसकी अकाउंटिंग कर दोगे, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो भी लोअर है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स है तुम्हारी 2 लाख, 2 लाख, और इसमें से जो भी लोअर है ये आ जाएगा। फिर इसकी अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, लीज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, इतने से हो जाएगा। फिर उसके बाद से तुमको फाइनेंशियल चार्जेस कैलकुलेट कर दो। फाइनेंशियल चार्जेस क्या होता है, MLP में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द MLP माइनस कर दोगे। तो MLP कितना है, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो लीज रेंट है 50,000, 50,000 इंटू 5 प्लस गारंटी रेसिडुअल वैल्यू 25,000, तो इतना है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द MLP इतनी है, तो उसको माइनस करोगे तो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट आता है 8,550, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट इन ईच पीरियड, अलग अलग पीरियड का इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 18940। तो इसमें ना तुम ये तो एक्सक्लूडिंग, तो इसमें तुम ऐड कर दोगे इंटरेस्ट जो कि 13% है, ऐड कर दोगे इंटरेस्ट 13% है, माइनस लीज रेंट कितना है 50,000, तो ये आ रहा है। ऐसे ही फिर ये इधर चला जाएगा CD, फिर उस पर वो करोगे तो ये आ रहा है। तो फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और तुम्हारा GRV गारंटी रेसिडुअल वैल्यू कितना है कि तुमको लास्ट में तो GRV इतना मिलेगा ही, क्लोजिंग में तो तुम्हारा इतना है ही कि कितना 25,000 तुमको मिलेगा ही।
ओपनिंग में तुम्हारा ये समझ में आ गया और तुमको लीज रेंट 50,000 पे करना, तो ये तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा इंटरेस्ट वाला। तो तुमको तुम्हारा डेप्रिसिएशन तो तुम्हारा निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू मतलब 189,430 माइनस 25,000 गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 5 करोगे 3826 तो ये तुम्हारा आ जाएगा। और लीज़ लायबिलिटी तुमको पता ही है कि लीज़ लायबिलिटी ये और इसका 13% ये हो जाएगा, और जो 50,000 आ रहा है वो। तो ऐसे करते हुए चले जाओगे।